नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयुक्त गुजरात बुलेटिन की ओर बात होगी अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद रूरल पुलिस और बोटाद पुलिस ने करीब 8 घंटे में 44 लाख रुपए के हीरे चोरी का मामला सुलझाते हुए 3 आरोपियों को बावला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर भी अहमदाबाद से है, जहाँ पुलिस ने धार्मिक रस्म के नाम पर नाबालिग लड़की का कथित यौन शोषण करने के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अहमदाबाद रूरल पुलिस और बोटाद पुलिस ने करीब 8 घंटे में 44 लाख रुपए के हीरे चोरी का मामला सुलझाते हुए 3 आरोपियों को बावला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद रेलवे टेक्निकल सेल की मदद से ट्रेन की लोकेशन ट्रेस की गई। अहमदाबाद रूरल पुलिस ने आरपीएफ के साथ मिलकर बावला स्टेशन पर घेराबंदी की और रात करीब 8:30 पर बोटाद अहमदाबाद ट्रेन की तलाशी लेकर तीनों आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने शुरुआत में चोरी से इनकार किया, लेकिन सामान की जांच में पुलिस को हीरा बरामद हुआ। कल 16 अगस्त की एक घटना थी, जिसमें बोटाद में एक हीरा बाज़ार है, वहाँ पे एक अशोक भाई और रसिक भाई की एक दुकान होती है। उस दुकान में जब ये लोग दोपहर का समय होता है तब ये लोग खाना खाने जाते हैं, तो उस समय पीछे के जो हीरा बाज़ार के हिस्से से पीछे से कुछ 3 लोग आए और उस दुकान में दाखिल हुए। और दुकान में दाखिल होने के बाद वहाँ पे जितना भी हीरे का माल था, जो कच्चा माल पड़ा होता है, उसको लेके ये लोग फरार हो गए। उसके बाद जब दुकानदार और जो उनका मालिक है वो वापस आया, तो पता चला उन लोगों को कि हमारा जो हीरा है वो गायब है यहाँ से। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना करी और पुलिस को जैसे ही उन्होंने सूचना की तो तुरंत ही हमने बोटाद ज़िला में 3 स्पेशल टीम बनाई इसके लिए, जिसमें एक डीवाईएसपी के अंडर की टीम, एक एलसीबी और एक लोकल पुलिस स्टेशन, जिनका मुख्य उद्देश्य ये था कि इन लोगों को पहचानना और ये किस तरह से अंदर आए और किस तरह से बाहर गए, ये चीज़ें जानना। तो इसके बाद सीसीटीवी देखने पे पता चला कि ये तीनों लोग पीछे की गली से आए और फिर आने के बाद फिर ये लोग एक रिक्शे में बैठ के, जो ऑटो रिक्शा है उसमें बैठ के ये बाहर निकले। जब ऑटो रिक्शा का डेस्टिनेशन देखा गया तो वो एक जगह जाता है स्टैंड पे, ऑटो स्टैंड पे। फिर वहाँ से दूसरे किस रिक्शे में बैठे हैं ये सभी चालकों को पूछने के बाद पता चला, और वो कहाँ जाते हैं इसके बाद पता चला कि वो लोग रेलवे स्टेशन तक गए। और फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर के इनको देखा कि ये कौन सी ट्रेन में बैठे हैं और इन्होंने क्या क्या है। तो इतनी सीसीटीवी दरमियान पता चला कि इन्होंने एक स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और इनकी चाल ढाल ये है। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब जिस ट्रेन में बैठे थे उस ट्रेन का पता चल गया, तो जैसे पता चला कि ये ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जाने वाली है, तो मैंने तुरंत ही अहमदाबाद एसपी साहब को संपर्क किया। इसके बाद हमारे डीवाईएसपी लेवल पे भी संपर्क हुआ, एलसीबी लेवल पे भी, पुलिस स्टेशन लेवल पे भी, जितना भी कोऑर्डिनेशन हो सका, जो भी माहिती हमारे पास थी, जो भी इन्फॉर्मेशन सीसीटीवी के थ्रू, दूसरे चैनल के थ्रू आई, वो तुरंत ही इन्फॉर्मेशन इनको दी गई। और आगे की कामगिरी इन्होंने इतने अच्छे से पूर्ण की कि ये जो लोग हैं वो एक बावला पुलिस स्टेशन जहाँ पे ये ट्रेन रुकती है, और वहाँ रुकने के बाद इनको पूरी तरह से कॉर्डन करके और इन आरोपियों को पकड़ लिया। आगे की कैसे कार्रवाई हुई इसके लिए ओम प्रकाश जाट साहब बताएंगे। बोटाद एसपी सर की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बाद में हमने हमारे ज़िले में टोटल 3 टीम गठित करी थी, और इस टीम को सभी तीनों टीम को जो लीड डीवाईएसपी प्रकाश प्रजापति कर रहे थे, और इसके साथ साथ एलसीबी और बावड़ा पुलिस स्टेशन की टीम थी। और हमने ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो उस पर्टिकुलर ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, तो हमने उस पर रेलवे स्टेशन पे हमारी 2 टीम तैनात की, जो रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर, और एक टीम हमारी वो जैसी ट्रेन आएगी उस ट्रेन के हर एक बोगी को चेक करने के लिए लगाई गई थी। और साथ ही साथ कंटिजेंसी के भाग रूप में हमने पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई थी, क्योंकि ऐसी भी आशंका थी कि ये बीच में कहीं उतर के कोई दूसरा व्हीकल लेके या कोई बस लेके, बस में बैठ के ये लोग आ सकते हैं। तो सभी बसों का और जो जब भी व्हीकल्स की चेकिंग जो हमने उसी टाइम चालू कर दी थी। और लास्ट में हमें ये लोग बावड़ा रेलवे स्टेशन से मिले थे, और हमारी जो एक्सटर्नल, जो आउटर कॉरिडोर में जो हमारी टीम थी, उस टीम ने इन तीनों को पकड़ा था। इनका जो हुलिया जो था वो बोटाद एलसीबी की तरफ से जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था कि उन्होंने इस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, इनमें से एक महिला है, 2 पुरुष हैं, वो उसी के बेसिस पे हमने इन तीनों के ग्रुप को पकड़ा था। इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि हमने जो गोल्डन आवर में जो हमारा कोऑर्डिनेशन था, हमने 5 मिनट भी वेस्ट किए बिना तत्कालिक जो है वहाँ पे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की टीम ने कोऑर्डिनेशन करके इनको पकड़ा था। ये इसमें जिससे हमें एक मुख्य सफलता मिली है। और इसमें जो टोटल मुद्दा माल था वो 100% हमने रिकवर किया है। और 3 आरोपी हमने पकड़े। वो 3 आरोपी में एक आरोपी का नाम बच्चू भाई साडमिया, दूसरे का नाम वीना भाई झिलिया और तीसरे का नाम सपना
सपनाबेन साडमिया है, बच्चू भाई की बेटी है सपनाबेन साडमिया जो है, और वीना भाई जो हैं वो उसके दामाद हैं। और ये तीनों पहले भी इनके ऊपर पहले भी ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि बच्चू भाई के विरुद्ध मोरबी तालुका में 4 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं, और जो सपना बहन है उनके ऊपर जैतपुर सिटी और कालाबाड़ में 2 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं। इनका पुराना गरफोड़ का इनका इतिहास रहा है, और इस पूरे मुद्दा माल को लेके ये अहमदाबाद तक आना चाहते थे, और उसके बाद इनकी क्या प्लानिंग थी वो उसकी पूछपरछ अभी चालू है। सर इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या काम करते थे, और ये जो पूरा ऑपरेशन चला है कितने समय में किया गया? ये वैसे इनका काम छूटक मजदूरी है, अलग अलग जगह पे ये छूटक मजदूरी करते हैं, बट इनका पुराना इतिहास रहा है गरफोड़ का, और इसी के बेसिस पे अब इन पे आगे की कार्रवाई की जाएगी, और ऑर्गेनाइज क्राइम की जो कलम है वो अगर इनके ऊपर पुराने चार्जशीट हो चुके तो उनका भी उमेरा इसमें किया जाएगा। डायमंड की क्या कीमत है और बाजार कीमत भी इसकी अंदाज़? डायमंड की कीमत जो बिल प्रमाण है वो 43 लाख है, और टोटल 1400 कैरेट के सारे डायमंड मिला के हैं। इनकी मार्केट रेट अभी की जो रेट है उसके बेस पे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा की ये डायमंड है। और इसके अलावा एक्चुअल कीमत इनकी क्या है वो विक्टिम को भी कई बार ये पता नहीं था कि जो है उसके पास उसका कितना मुद्दा माल चोरी हुआ है, और उसके बेसिस पे इसकी एक्चुअल कीमत पता लगेगी कि इसकी सही में मार्केट रेट क्या है। क्रिमिनल हिस्ट्री में अभी तक ये वांटेड रहे हैं जो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, और दूसरा अभी तक इन लोगों ने कितने ऐसे विक्टिम्स हैं या कितना इन्होंने अभी तक का जो है पूरा चोरी की है? अभी ये जो इनके ऊपर जो ऑफेंसेस हैं उन सभी ऑफेंसेस में ये पकड़े गए हैं, बट अब अगर पूछपरछ के दौरान हमें और कहीं पता लगता है कि इन्होंने कहीं और जगह गरफोड़ की है तो उसका हम पूरे स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और आजकल जो नाफिस के जो हमारा जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो बहुत ही अच्छे उसमें रिजल्ट्स आते हैं, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि जो है मतलब ये हम शेयर करके जहाँ जहाँ मिल सकता है और ऑफेंसेस से कितने डिटेक्ट कर सकते हैं। बाप बेटी दामाद के अलावा इनके परिवार में कोई और भी सदस्य है, और वो है तो क्या वो भी चोरी में शामिल होता था? अभी तक जो हमें 3 ही आरोपी मिले हैं, बट इनकी फर्दर अभी पूछपरछ चालू है। इसमें अगर कुछ और मिलता है तो हम लोग पता करेंगे कि इनकी एक्सटेंडेड फैमिली में और भी कोई लोग हैं जो ये इस तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं। सर ये मिडनाइट ऑपरेशन कितने घंटों का चला और कितना पुलिस स्टाफ इस पे डिप्लॉय किया गया दोनों जिलों से? अभी जो ये चोरी का जो बनाव बना था वो 1 बजे से लेकर 1:15 के बीच में बना था, और हमने इनको 8 बजे लगभग पकड़ लिया था। तो टोटल 7 घंटे के ऑपरेशन में 100% मुद्दामाल के साथ तीनों आरोपियों को जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट की टीम ने मिलकर पकड़ लिया था। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद की 16 हाई कोर्ट पुलिस ने धार्मिक रस्म के नाम पर नाबालिग लड़की का कथित यौन शोषण करने के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने भूत प्रेत की परेशानी दूर करने और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का झांसा देकर नाबालिग को रस्म के नाम पर अपने जाल में फंसाया और घटना किसी को बताने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इस मामले में IPC, पॉस्को एक्ट और गुजरात ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन अघोरी एंड ब्लैक मैजिक एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच करते हुए ये भी पता लगा रही है कि आरोपी ने कहीं अन्य नाबालिगों को भी निशाना तो नहीं बनाया। બાળા ઉપર બળાત્કાર થયા અંગેનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। સમગ્ર બનાવ એવો છે કે આ જે ભોગ બનનાર છે એ આજથી એકાદ વર્ષ પહેલાં બીમાર થયેલા અને પરિવારના સભ્યો દ્વારા અવારનવાર બીમાર થતા હોવાથી આ ભોગ બનનારને એમના જ સમાજના એક બુવાજી પાસે લઈ જવામાં આવેલા હતા। તાંત્રિક વિધિ કરવાના બહાને આ ભુવો કે જેનું નામ ચંદ્રકાંત ઉર્ફે ચંદ્રેશ કાંતિલાલ પંચાલ છે, જેની ઉંમર 32 વર્ષ છે અને અમદાવાદ શહેરના વિશ્વાસ સિટી ભાગ 2માં રહે છે। આ આરોપી ભુવો અવારનવાર ભોગ બનનારના ઘરે જતો, વિધિ કરવાના બહાને ઘરના અન્ય સભ્યોને થોડીવાર માટે બહાર બેસવું પડશે એમ કહી અને અન્ય સભ્યોને ઘરની બહાર રાખતો। એ દરમિયાન કોઈ પણ કેફી પીણું પીવડાવી અને ભોગ બનનારને અર્ધબેભાન જેવી પરિસ્થિતિ થાય પછી તેની સાથે શરીર સંબંધ બાંધતો। આવું 2 થી 3 વાર ભોગ બનનારના ઘરે એણે શારીરિક સંબંધ બાંધેલો છે। ત્યારબાદ તેમના ઘરની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોવાથી બીજી વિધિ કરવા માટે
આરોપી ભોગ બનનારને પોતાના ઘરે પણ લઈ ગયેલ હતો. ત્યાં પણ તેની સાથે આ જ રીતે 2 વાર જેવો શારીરિક સંબંધ બાંધેલો છે. સમગ્ર મામલાની ગંભીરતા જોઈ ગુનો દાખલ કરી તાત્કાલિક આરોપીને પકડી પાડવામાં આવેલો છે. આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ તપાસતા આ આરોપી ભુવો ચંદ્રકાંત અગાઉ પણ આ જ પ્રકારના 4 ગુનાઓમાં પકડાઈ ગયેલ છે. 2025ના જ વર્ષમાં અમદાવાદ શહેરના સોલા પોલીસ સ્ટેશન, ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશન, રામોલ પોલીસ સ્ટેશન તથા માંડલ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 4 અલગ અલગ ગુના આ ભુવા ઉપર દાખલ થયેલા છે. આરોપી ચંદ્રકાંત પંચાલ કુલ 56 લાખનું અલગ અલગ વ્યક્તિઓ સાથે ચીટિંગ કરી અને આ ગુનો આચરેલ હોવાનું સામે આવેલ છે. સાહેબ, આ પરિવારને કઈ રીતે જાણ થઈ કે તેની દીકરી સાથે આવું કર્યું છે અને પછી પરિવારે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો કે શું કર્યું? જ્યારે આ આરોપી ભુવો ભોગ બનનારને પોતાના ઘરે લઈ ગયેલ એ દરમિયાન કોઈ 1-2 જગ્યાએ તેની સાથે ફોટા પાડેલા હતા. જે ફોટાઓ આ ભુવાએ પોતાની રીતે વાયરલ કરતા ભોગ બનનારના સગાવાલાએ ભોગ બનનારના પરિવારને જાણ કરતા સમગ્ર મામલો બહાર આવેલો છે અને પરિવારના સભ્યો દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ દાખલ કરાવેલ છે. સાહેબ, આરોપીનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? કેટલું ભણેલો છે અને પરિવારમાં કોણ કોણ છે? આરોપી વિશ્વાસ સિટી ભાગ 2 માં રહે છે. 32 વર્ષની ઉંમર છે. બાકીની જે ડિટેલ છે એ ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન બહાર આવનાર છે. સર, આ ફોટો જે પાડ્યો છે એની પાછળનું કારણ શું છે? કેમ કે પરિવાર આર્થિક રીતે સક્ષમ નહોતો, તો એ શું ઉદ્દેશ્ય સાથે ફોટા પાડીને આવી રીતે વાયરલ કર્યા? આરોપી ભુવાએ ભોગ બનનાર સાથેના જે ફોટો પાડેલા છે એ પ્રાથમિક માહિતી મુજબ કોઈ બીભત્સ કે અશ્લીલ ફોટો નથી. ખાસ કરી ખુલ્લી જગ્યાએ નોર્મલ એક પતિ પત્ની જેવા એસ્ટાબ્લિશ થાય એ મુજબના ફોટા લીધેલા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં પોલીસનું એવું માનવું છે કે ભવિષ્યમાં ભોગ બનનાર પરિવાર તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનું એલિગેશન થાય તો તેઓને બ્લેકમેલિંગ કરવા માટે થઈ અને આ ફોટા એણે પાડેલા હોય એવું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવે છે. ભોગ બનનાર પરિવાર અને આરોપી ભુવાજી બંને એક જ સમાજમાંથી બિલોંગ કરે છે, એટલે વાતોવાતમાંથી કોઈની મારફતે આ ભુવાજીના સંપર્કમાં ભોગ બનનાર પરિવાર આવેલાનું જણાઈ આવેલ છે. સાહેબ, ટેકનોલોજીના યુગમાં પણ લોકો અંધશ્રદ્ધા તરફ આગળ વધી રહ્યા હોય તો લોકોને આ મેસેજ શું આપશો કે જે આ રીતે વિધિ કરાવવાના નામે કે કોઈ બીમારીના નામે ભુવાજી પાસે જતા હોય? સમગ્ર ગુજરાતના નાગરિકો અને અમદાવાદના નાગરિકોને આપ સૌ મીડિયાના માધ્યમથી એ નમ્ર નિવેદન છે કે કોઈપણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ, બીમારી બાબતે આવા તાંત્રિક ભુવાઓનો સંપર્ક કરવો નહીં. ભુવાઓથી હંમેશા દૂર રહેવું અને સાયન્ટિફિક જે પદ્ધતિઓ છે દુઃખ દર્દ દૂર કરવા માટે થઈ તેનો સહારો લેવા માટે આપ સૌના માધ્યમથી नागरिकों ने अपील કરવામાં આવે છે. अहमदाबाद से सीनू संवाददाता यगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।